चलिए, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित कुछ टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपी बोर्ड में काफी महत्वपूर्ण रोल रखते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड विभव, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले कुछ हम लोग बातें समझने का प्रयास करेंगे जो इस टॉपिक को समझने में हमारी मदद करेगा। चलिए, पहले तो हम यह समझ लें कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव को समझने से पहले हम ये समझ लें कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। चलिए, इलेक्ट्रोड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड के बारे में कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। जब भी किसी धात्विक चालक यानी मेटलिक कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो जो मेटलिक कंडक्टर है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, दोनों के मिलने के स्थान पर, मिलने के पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जनरेट हो जाती है और इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रोड विभव के बारे में बात। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोड क्या है, जिसे हम लोग पहले समझने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। इसी को हम लोग अर्ध सेल भी कह सकते हैं, हाफ सेल भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटलिक कंडक्टर को, मेटलिक कंडक्टर, कोई मेटलिक कंडक्टर है यानी धात्विक चालक, मेटलिक कंडक्टर को कहते हैं बेटे धात्विक चालक, धात्विक मेटलिक कंडक्टर को कहते हैं हम लोग धात्विक चालक। जब किसी धात्विक चालक को इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसे कहते हैं बेटा विद्युत अपघटनीय चालक। जब किसी धात्विक चालक को किसी विद्युत अपघटनीय चालक के संपर्क में रखते हैं तो जो डिवाइस बनती है, जो युक्ति बनती है, उसको अर्ध सेल कहते हैं और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को अगर देखना चाहें तो ये एक धातु की छड़ है जिसे हम लोग कहेंगे धात्विक चालक। ये धातु की छड़ है, इसे हम लोग कहेंगे धात्विक चालक। और यहां पर कोई विलयन भरा हुआ है, कोई विद्युत अपघटनीय चालक भरा हुआ है, ये मेटल रॉड है जिसे हम लोग कहेंगे मेटलिक कंडक्टर। ये मेटलिक कंडक्टर है और यहां पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, विद्युत अपघटनीय विलयन भरा हुआ है, एक विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो जब किसी धात्विक चालक, इसको मेटलिक कंडक्टर को हम लोग कहते हैं धात्विक चालक, और विद्युत अपघटनीय कंडक्टर को कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को कहते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। तो बेटे, जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, यहां पर
यहां पर जो आप डायग्राम देख रहे हो ये बता रहा है कि जब किसी धात्विक चालक को किसी विद्युत अपघटनी चालक के संपर्क में रखते हैं तो जो ये डिवाइस बनती है ना, उस डिवाइस को हम लोग तो अभी हम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक धातु की छड़ है और यहां पर एक विलयन भरा हुआ है, यहां पर एक विलयन भरा हुआ है। ये जो विलयन भरा हुआ है ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, विद्युत अपघट्य का विलयन है, लिखा हुआ है विद्युत अपघटनीय चालक का कार्य करता है। और ये मेटलिक कंडक्टर है जिसे हम लोग हिंदी में धात्विक चालक कहते हैं। ये जो युक्ति है, इस युक्ति में दो पार्टियां हैं। एक पार्टी कौन है, ये देखिए ये लिखा हुआ है, एक पार्टी ये है, दूसरी पार्टी ये है। दोनों का संयोग जो होता है और इस संयोग से जो डिवाइस बनती है, जो युक्ति बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अगर हमसे कोई प्रश्न करता है कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो हमें सिर्फ इतना बताना है कि जब किसी धात्विक चालक यानी मेटलिक कंडक्टर को किसी विद्युत अपघटनी चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के कांटेक्ट में रखते हैं तो जो डिवाइस बनती है, जो युक्ति बनती है, उसे हम या तो अर्ध सेल कहेंगे अथवा उसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अभी हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। धात्विक चालक यानी मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसी को हाफ सेल कहते हैं, उसी को अर्ध सेल कहते हैं। ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब बेटे जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जिस पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे जो दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात है उसे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसा कि हम लोगों को नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव, ये क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी डायग्राम में छिपी हुई है। ये डायग्राम में एक बात प्रदर्शित है कि मेटल रॉड है यानी धातु की छड़ है और एक सॉल्यूशन में डूबी हुई है। तो इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन तैयार हो जाती है जब किसी धातु की छड़ को एक विशेष प्रकार के विलयन में डुबो करके रखते हैं तो धातु की छड़ इस विलयन के सापेक्ष या तो पॉजिटिव हो जाती है या फिर नेगेटिव हो जाती है, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव हो जाएगी। और यहां दोनों के मिलन बिंदु पर एक विद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी विभवांतर को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो बेटे हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पढ़ लिया है। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डेफिनेशन बनती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होता है। ये जो डिवाइस बन रही है धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अब दूसरी जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे परिभाषित किया गया। तो 1 - 1 = 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1
चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल ये एक मेटल रॉड है, ये मेटल रॉड है, धातु की छड़ है, और ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक सॉल्यूशन। ये मेटल रॉड है, मान लीजिए ये कोई मेटल रॉड हो सकती है, जिंक मेटल हो सकती है, कॉपर मेटल हो सकती है, सपोज ये जिंक रॉड है, और ये यहां पर जो सॉल्यूशन भरा है वो ZnSO4 का है। अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो ये जो डिवाइस बन रही है जिसमें जिंक रॉड है और यहां पर ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं हाफ सेल। इसको क्या कहेंगे? हाफ सेल कहेंगे, या फिर इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहेंगे, या फिर इसको कहेंगे हाफ सेल। चलिए, अब जैसे ही किसी धात्विक चालक को, ये बेटा जो जिंक रॉड है ये एक धात्विक चालक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये जिंक रॉड जिसे हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं ये अपने आप में धात्विक चालक है। ये धात्विक चालक है, ये जो जिंक रॉड है ये धात्विक चालक है। ये धात्विक चालक है, और ये जो ZnSO4 सॉल्यूशन है, ZnSO4 विलयन, इसे हम लोग कह सकते हैं विद्युत अपघटनीय चालक। इस पे जरा हम गौर करेंगे, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी कह सकते हैं, और इसको कहेंगे मैग्नेटिक कंडक्टर। ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो भैया देखें कि ये जो रॉड है सॉल्यूशन के सापेक्ष या तो निगेटिव हो जाती है या फिर पॉजिटिव हो जाती है। विलयन के सापेक्ष निगेटिव और बाहर पॉजिटिव। और ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये विद्युत द्विस्तर, यानी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, विद्युत द्विस्तर। जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर उत्पन्न हो जाती है, इसी के कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि जब किसी डेफिनेशन फाइनली क्या निकल के आती है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु का लवण का विलयन, ये जिंक की छड़ है, जिंक का लवण का सॉल्यूशन, जिंक साल्ट है, ZnSO4 सॉल्यूशन, ये विद्युत अपघटनी चालक का काम करता है, और ये धात्विक चालक है। विद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन के संपर्क में रखते हैं, तो मेटल रॉड यानी धात्विक चालक विलयन के सापेक्ष या तो नेगेटिव हो जाता है या पॉजिटिव हो जाता है, और धातु छड़ और विलयन के जो संपर्क तल होता है उस पर एक विद्युत द्विस्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न होता है, और इस विभवांतर को बेटे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं, जैसे हम लोग बता सकते हैं जिंक की छड़ को ZnSO4 विलयन के संपर्क में रखने पर, जिंक रॉड को ZnSO4 विलयन के संपर्क में रखने पर जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाएगा
और इसका जो विभवांतर बनेगा वो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन के संपर्क में रखेंगे तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन के सापेक्ष निगेटिव हो जाती है। ये कैसी हो जाती है बेटे? निगेटिव हो जाती है। जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन के सापेक्ष निगेटिव हो जाती है, जबकि कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव, जिंक की छड़ जिंक सल्फेट विलयन के सापेक्ष नेगेटिव हो जाती है। चूंकि ये नेगेटिव हो जाती है इसलिए एनोड का कार्य करेगी विद्युत रासायनिक सेल में। चूंकि ये पॉजिटिव हो जाती है इसलिए विद्युत रासायनिक सेल के निर्माण के समय ये कैथोड का कार्य करेगी। क्लियर? अब हम इसके बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव पर डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम लोग उसी से संबंधित एक और प्रश्न है जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसकी डेफिनेशन तैयार करते हैं, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी पढ़ी, जानकारी प्राप्त की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम दूसरी और एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड विभव से ही संबंधित एक और प्रश्न है जिसे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए अभी ये हमारे सामने एक छोटा सा डायग्राम उपस्थित है। ये जिंक की धातु की छड़ है, यानी जिंक रॉड है, और ये ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट का विलयन है। ये विलयन जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ये विद्युत अपघटनीय चालक है और ये जिंक की छड़ धात्विक चालक है। और एक धात्विक चालक यानी नंबर 1 नंबर 2 के संपर्क में है। तो जाहिर सी बात है कि यहां दोनों के मिलन बिंदु पर विद्युत द्विस्तर उत्पन्न होता है। दोनों के मिलन बिंदु पर विद्युत द्विस्तर उत्पन्न होता है, माइनस, और बाहर की ओर प्लस। चूंकि छड़ जिंक धातु की है, छड़ जिंक धातु की है, इसलिए छड़ स्वयं में ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। जबकि कॉपर की छड़ स्वयं में कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोने पर धनात्मक हो जाती है। तो छड़ जिंक की है और ये बेटा एक विद्युत द्विस्तर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर उत्पन्न हो गई और इसके कारण उत्पन्न होगा विभवांतर जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन ध्यान रखें, अभी मैंने इसको स्टैंडर्ड नहीं कहा है। स्टैंडर्ड कहने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 प्रेशर और नंबर 3 कंसंट्रेशन। टेम्परेचर के बारे में लिखेंगे कि टेम्परेचर 25 डिग्री सी होना चाहिए। टेम्परेचर यानी ताप 25 डिग्री सी होना चाहिए।
प्रेशर 1 atm होना चाहिए। प्रेशर के बारे में क्या लिखेंगे? 1 atm। एक एटीएम प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सी। कंसंट्रेशन 1 m मेटल आयन। मेटल आयन जो जिंक सल्फेट है या कोई भी धातु आयन का सामरण है वो कितना होना चाहिए? 1 m सामरण होना चाहिए। मतलब यदि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 3 शर्तों में बांध देते हैं तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। शर्त टेम्परेचर है पहली, दूसरी शर्त प्रेशर है, तीसरी शर्त कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन कर रहे हैं वो टेम्परेचर 25 डिग्री सी होना चाहिए। प्रेशर 1 atm हो और धातु आयन का सांद्रण यानी मेटल आयन का कंसंट्रेशन 1 m हो सॉल्यूशन के अंदर। इन परिस्थितियों में जो विभवांतर उत्पन्न होता है वह इलेक्ट्रोड विभव ना कहला करके मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। सीधी सी बात है, मानक परिस्थितियों में इलेक्ट्रोड विभव का जो मापन है, जो प्रदर्शन है, वो मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। तो आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है। नहीं तो आप केवल इतना याद रखें कि जो डेफिनेशन इलेक्ट्रोड विभव की है उसके बारे में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं अभी डेफिनेशन आपको बोल रहा हूं। आप बताएंगे जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सी, ध्यान रखें, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सी और 1 atm दाब पर धातु आयन के 1 m सांद्रता के विलयन में डुबोकर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर उत्पन्न विभवांतर उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं जबकि इलेक्ट्रोड विभव को E से प्रदर्शित है। एक बार डेफिनेशन पुनः मैं बोल रहा हूं, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सी ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर उसी धातु के 1 m धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोया जाता है तो इन परिस्थितियों में धातु की छड़ पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm और विलयन में ध्यान रखेंगे टेम्परेचर 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 atm और विलयन में धातु आयन का सांद्रण 1 मोलर होना चाहिए। इन परिस्थितियों में जो पोटेंशियल उत्पन्न होगा मेटल रॉड पर, धातु की छड़ पर, उसे क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बेटे एक प्रश्न और इसी से मिलता जुलता है कि धातु की छड़ पर इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है, इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। यह प्रश्न कई बार मन में उत्पन्न होता है कि ये इलेक्ट्रोड विभव का यहां डेवलप कैसे हो जाता है। तो उसको अभी हम लोग इस हेलो स्टूडेंट, अभी हमने पिछले एक वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव की डेफिनेशन का अध्ययन किया था। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, यह भी प्रश्न कई बार माध्यमिक शिक्षा परिषद में पूछा गया।
चलिए हम इसी से संबंधित एक और टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, वो है इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो उसे हाफ सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये हम लोगों ने पहले से जाना है। इस छड़ को जब हम इस विलयन में डुबोते हैं तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे भी मैं जानता हूं, उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब इसी इलेक्ट्रोड विभव को हम 25 डिग्री सी और 1 m धातु आयन सांद्रता के विलयन में और 1 वायुमंडलीय दाब पर कैलकुलेट करते हैं तो इसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब बात आती है कि धातु की छड़ को धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर विभवांतर कैसे उत्पन्न हो जाता है। तो समझने के लिए अपने पास विद्युत विलयन दाब और धातु आयनों का परावर्तन दाब, दो शक्तियां होती है। एक बल होता है जिसे हम लोग धातु आयनों का परावर्तन दाब कहते हैं, एक बल होता है जिसे विलयन दाब कहते हैं। संक्षेप में विलयन दाब को सॉल्यूशन प्रेशर या एसपी बोल सकते हैं। धातु आयनों के परावर्तन दाब को संक्षेप में ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी बोला जा सकता है। क्लियर? तो हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के लिए दो बल उत्तरदायी होते हैं। एक को विलयन दाब कहते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। ये विलयन दाब क्या होता है? जिस विलयन में छड़ को डुबोया जाता है वो विलयन छड़ से आयनों को अपनी ओर खींचता है। ध्यान देना, जिस छड़ को विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन छड़ से आयनों को अपनी ओर खींचता है। विलयन छड़ से आयनों को अपनी ओर खींचता है। इसको हम लोग कहते हैं विलयन दाब। धातु आयनों का परावर्तन दाब वह बल होता है जिसके कारण विलयन में उपस्थित धातु के आयन विलयन से हट करके छड़ की ओर मूव करते हैं, छड़ की ओर गमन करते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना। ये अपने सामने दो छड़ है। यहां सॉल्यूशन प्रेशर क्या करता है कि कोई मेटल है, मेटल को विलयन में जाना। जब धातु का परमाणु विलयन में जाएगा तो परमाणु आयन बन के जाएगा। जब कोई परमाणु आयन बनेगा तो उसके लिए क्या शर्तें होती है? एम से बन जाता है एम डबल प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां छूट जाते हैं? यहां। ये जो शक्ति लग रही है छड़ से आयन निकल करके, ये चारों ओर, छड़ के चारों ओर सॉल्यूशन बना हुआ है। इस छड़ के चारों ओर क्या बना हुआ है? सॉल्यूशन। ये जो शक्ति यहां काम कर रही है, यहां जो शक्ति काम कर रही है उसको हम लोग कहते हैं एसपी, सॉल्यूशन प्रेशर। ठीक है? ये सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है? इस छड़ के चारों ओर सॉल्यूशन है। विलयन छड़ पर उपस्थित धातु आयनों को अपनी ओर खींचता है और इलेक्ट्रॉनों को प्लेट पर छोड़ देता है। इस बल को कहते हैं हम लोग सॉल्यूशन प्रेशर या विद्युत विलयन दाब। ये दाब विलयन द्वारा छड़ के ऊपर लगाया जाता है और छड़ में उपस्थित आयनों को विलयन में खींचा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो विलयन में उपस्थित धातु आयन, विलयन में उपस्थित धातु आयन एम डबल प्लस आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के एम परमाणु के रूप में इस प्लेट पर जमा होते हैं। इस फोर्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी बोलते हैं। ये परावर्तन दाब ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये चारों ओर विलयन है और विलयन में उपस्थित ये है आयन। ये क्या है? विलयन में आयन। यहां विलयन में आयन आए हैं और यहां से आयन प्लेट के ऊपर जाते हैं। दोनों बल अलग अलग काम कर रहे हैं
और विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। एक विलयन में आयनों को बुला रहा है, दूसरा बल विलयन में उपस्थित आयनों को प्लेट की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, यहां क्या क्रिया होती है, यहां रिएक्शन होता है M डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके M एटम बन जाता है। सीधे शब्दों में कहें, यहां रिडक्शन हो रहा है और यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो दो बल होते हैं, विलयन दाब और धातु आयनों का परासरण दाब, क्षणों पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि किसी क्षण पर कोई एक बल ही कार्य करता है, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। किसी क्षण पर ये दोनों बल एक साथ अप्लाई होते हैं। किसी क्षण पर ये दोनों बल एक साथ अप्लाई होते हैं, परंतु इन दोनों बलों की जो परिमाण है उसमें भिन्नता होती है। एक बल ज्यादा स्ट्रांग होता है, दूसरा वीक होता है। जो बल स्ट्रांग हो जाता है उसके सापेक्ष इलेक्ट्रोड में परिवर्तन हो जाता है, उसके सापेक्ष उसी के अनुसार ये इलेक्ट्रोड या तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि अगर इस प्लेट से कैटायन विलयन में मूव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एसपी के कारण अगर एसपी ज्यादा है तो ये प्लेट कैसे हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ये बात हमें ध्यान रखना है, ये निगेटिव हो जाएगी। लेकिन ये बल जिसे हम लोग ओपी कहते हैं, ओपी के कारण विलयन में उपस्थित कैटायंस विलयन से प्लेट पर पहुंच रहे हैं। जब धन आयन विलयन से प्लेट पर अधिक मात्रा में पहुंचते हैं तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए ये प्लेट पॉजिटिव होती है। यहां चूंकि ऑक्सीडेशन ज्यादा हो रहा है तो ये इस कंडीशन में ये एनोड का कार्य कर जाएगी और ये कैथोड का कार्य करेगी। अब जरा हम लोग समझते हैं, अभी हम लोगों ने जाना कि विलयन के संपर्क में जब किसी छड़ को रखा जाता है तो उस छड़ पर दो बल कार्य करते हैं। एक बल आयनों को विलयन की ओर जाने को प्रेरित करता है, दूसरा बल विलयन में उपस्थित आयनों को प्लेट पर जाने की ओर प्रेरित करता है। ठीक है, तो जो जाने को प्रेरित करता है विलयन में, धातु आयनों को जाने को प्रेरित करता है, उसे सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं। और जो बल आयनों को प्लेट पर मूव कराता है उसको परासरण कहते हैं। अब ये देखते हैं कि कैसे कोई धातु निगेटिव हो जाती है और कैसे कोई धातु पॉजिटिव हो जाती है, इसको समझते हैं। अभी हम लोगों ने दो बलों के बारे में डिस्कशन किया। एक को सॉल्यूशन प्रेशर कहते हैं, एक को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे संक्षेप में ओपी लिख सकते हैं, इसे संक्षेप में एसपी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक छड़ है, ये कोई छड़ और ये हमने विलयन में डुबोई हुई, चारों ओर सॉल्यूशन है। इस क्षण के चारों ओर कोई सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन कौन सा होगा, ये क्षण के अनुसार तय किया जाता है। चलिए, अब जैसे ही सॉल्यूशन के कांटेक्ट में क्षण आएगी, चारों ओर सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो यहां दोनों बल कार्य करेंगे। ठीक है, अब यहां एक बल काम करेगा जो M को M डबल प्लस बना करके प्रेरित करेगा, बनने को प्रेरित करेगा और इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ देगा। दूसरा जो फोर्स है वो क्या करेगा, विलयन में जो पहले से जो M प्लस है उनको बोलेगा या आप इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करो और M
यानी धातु परमाणु बन करके प्लेट पे आएगा। ये दोनों फोर्स है, ये वाला फोर्स सॉल्यूशन प्रेशर है और ये वाला फोर्स ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों बराबर है। ऐसे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी काम के नहीं होते हैं, इन्हें नॉन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन प्रेशर है वो हाई है, ये सॉल्यूशन प्रेशर हाई है और ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। अब देखिए क्या होगा, यदि किसी क्षण को एक उचित विलयन में डुबोया जाता है और उसका सॉल्यूशन प्रेशर हाई रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन प्रेशर हाई है ऑस्मोटिक प्रेशर की तुलना में, तब क्या होगा, जैसा कि यहां देखने को मिल रहा है सॉल्यूशन प्रेशर हाई, मतलब ये धातु से आयन जाएंगे विलयन में अधिक, धातु की क्षण पर आयन आएंगे कम, पॉजिटिव निकल ज्यादा रहा है, पॉजिटिव आ कम रहा है, यानी सॉल्यूशन प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। इस कंडीशन में ये जो प्लेट होगी ये निगेटिव हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, निगेटिव। और निगेटिव होने का कारण क्या है, ये प्लेट निगेटिव हो जाएगी और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये काम करेगी एनोड का, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये प्लेट करेगी काम एनोड का, एनोड का काम करेगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर ये हो रहा है रिडक्शन और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलिए अभी हम लोगों ने ये जाना कि ये एक प्लेट जिसमें धातु परमाणु आयन यानी कैटायन बनकर के विलयन में अधिक मात्रा में जा रहे हैं, प्लेट पर धातु आयन कम मात्रा में आ रहे हैं, इसलिए ये वाली जो प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है ये ऑक्सीडेशन हो गई, ये वाली प्रक्रिया रिडक्शन हो गई। रिडक्शन कमजोर है, ऑक्सीडेशन प्रबल है, इसलिए यहां इस प्लेट पर फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फाइनली हम कह सकते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है उस प्लेट को एनोड कहा जाता है। ये नेगेटिव प्लेट होगी, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये एनोड का कार्य करेगी। चलिए अब हम दूसरी प्लेट के बारे में स्टडी करते हैं कि एक और कंडीशन को स्टडी करते हैं। ये प्लेट, ये मेटल है और ये मेटल एम डबल प्लस के रूप में कन्वर्ट होकर के विलयन में आ रहा है। मेटल एटम 2 इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिए, लेकिन वहीं दूसरी ओर से एम डबल प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको ग्रहण करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एम डबल प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एम के रूप में मेटल प्लेट पर आ गया। अब जरा हमें यह देखना है कि ये प्लेट स्ट्रॉन्ग, इस पे ये काम होगा। ये बात हम लोग पहले जान चुके हैं कि ये जो यहां क्रिया हो रही है, ये क्रिया ऑक्सीडेशन की हो रही है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एसपी, सॉल्यूशन प्रेशर, और इस ये जो क्रिया हो रही है इसके लिए ओपी रिस्पॉन्सिबल है।
यहां आप देख रहे हैं Sp स्ट्रॉन्ग था, यहां Sp को कमजोर दिखाया गया है और स्ट्रॉन्ग कौन है? Op। धातु आयनों का परासरण दाब प्रबल है विलयन दाब की तुलना में। यहां क्या हो जाएगा? यहां हम लोग लिख सकते हैं कि Sp की तुलना में ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। मतलब यहां की तुलना में कंडीशन, यहां की तुलना में ये जो कंडीशन है वो एकदम से विपरीत हो गई है। सॉल्यूशन प्रेशर इसमें हाई था तो प्लेट नेगेटिव हो गई थी। अब यहां सॉल्यूशन प्रेशर लो है, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव होने का एक सिंबल हमने लगा दिया। अब यहां आप देखेंगे इस वाली क्रिया में एम परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, एम डबल प्लस आयन बन रहे हैं, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन लेस अमाउंट में हो रहा है। यहां आप देख रहे हैं एम डबल प्लस आयन बड़े लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रॉन को गेन करके एम एटम में कन्वर्ट हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। यहां पर रिडक्शन स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सीडेशन वीक है, तो फाइनली हम लोग यहां क्या बोल सकते हैं? यहां रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन की क्रिया हो रही है। यहां रिडक्शन, फाइनली रिडक्शन कहेंगे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे ऑक्सीडेशन की तुलना में फाइनली रिडक्शन हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का कार्य करेगा और ये कैसा रहेगा बेटे? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के बारे में विचार हो गया कि कैसे एनोड बनता है, कैसे कैथोड बनता है, कैसे सॉल्यूशन प्रेशर ग्रेटर हो जाता है तो प्लेट नेगेटिव हो जाती है। जब ऑक्सीडेशन जब ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर हो जाता है सॉल्यूशन प्रेशर की तुलना में तो प्लेट पॉजिटिव हो जाती है। कॉपर धातु इस बिहेवियर को धारण करती है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाती है, जबकि जिंक मेटल इस बिहेवियर को धारण करती है इसलिए जिंक की प्लेट विलयन के सापेक्ष नेगेटिव रहती है, कॉपर की प्लेट विलयन के सापेक्ष पॉजिटिव रहती है। ये इलेक्ट्रोड विभव के संदर्भ में। अभी हमने यहां केवल दो बातों के बारे में बात की है, एक सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। यदि सॉल्यूशन प्रेशर हाई है प्लेट विल बी नेगेटिव, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है प्लेट विल बी पॉजिटिव। अब ये तो कंडीशन हो गई जब इनमें से दो फोर्स है, दो में से एक स्ट्रांग है एक वीक है। तब जब सॉल्यूशन प्रेशर स्ट्रांग है प्लेट नेगेटिव होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर स्ट्रांग है प्लेट पॉजिटिव होगी। यदि दोनों फोर्स इक्वल है, तीसरी बात होगी कि यदि दोनों फोर्स इक्वल है मतलब ये थर्ड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है बेटा? थर्ड कंडीशन। ये अभी हमने बताई आपको फर्स्ट कंडीशन, ये हमने बताई आपको सेकंड कंडीशन, और ये थर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं कि यदि सॉल्यूशन प्रेशर और बराबर है ऑस्मोटिक प्रेशर के, सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को नल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रोड विद्युत रसायन में यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई विशेष महत्व तो नहीं रखते और ये किसी काम के लिए होते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? नल इलेक्ट्रोड। ना तो इस पर ऑक्सीडेशन हो सकता है ना ही इस पर फाइनली रिडक्शन दर्ज हो सकता है, क्योंकि सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। लिया दिया बराबर, ना तो प्लेट नेगेटिव होगी ना ही प्लेट पॉजिटिव होगी, और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। मेरे ख्याल से ये विचार आपको इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के संबंध में आपका विचार मजबूत करेगी। हम ये देखते हैं हम लोग